नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी मौजूद हैं। आज आपको तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन कर दिया है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन कर दिया है। कुछ देर पहले तस्वीरें आई, सीएम योगी और 2 प्रस्तावक भी साथ मौजूद रहे। एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे। तो देखिए, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें एक साथ। किस तरह से कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद आज सुबह दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हमारे सामने आई जब गंगा पूजन करते हुए नजर आए पीएम मोदी पूरे विधि विधान के साथ। और उसके बाद हमने देखा दशाश्वमेध घाट से ही नमो घाट का जो सफर था वो पीएम मोदी ने कैसे क्रूज के जरिए पूरा किया। ये देखिए, वो क्रूज भी आपके सामने है। उस क्रूज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी पहुंचे नमो घाट और वहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। फिर काल भैरव मंदिर में जाकर पीएम मोदी ने नामांकन से ठीक पहले काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की और फिर नामांकन के लिए पीएम मोदी कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। और 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के नामांकन से पहले कई खास तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, नामांकन के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले गंगा पूजन की तस्वीरें भी हमने दिखाई आपको। प्रधानमंत्री जब एंटर हुए वाराणसी कलेक्ट्रेट में, अंदर नामांकन दाखिल किया और इसी दौरान उन्होंने शपथ भी ली और जो प्रस्तावक रहे उनसे बातचीत भी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर है वो सामने आई है। प्रधानमंत्री ने शपथ कैसे ली नामांकन के दौरान, आपको सुनवाते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से शपथ ली और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कलेक्ट्रेट दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके पीछे बैठे नजर आए। वहीं पीएम के नॉमिनेशन में तमाम एनडीए नेताओं का भी जमावड़ा लगा। इन नेताओं से बात की हमारे संवाददाता पंकज झा ने। सबसे पहले आपको जयंत चौधरी की बातचीत सुनाते हैं। जी, पूरा मतलब बीजेपी के सारे सहयोगी दल आज मोदी जी के नामांकन के मौके पे, क्या बात है, क्या मैसेज है? बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए शुभ जो है सौभाग्य की बात है। एक तो बनारस की अपनी धरती है, इस मौके पे हम लोग देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नामांकन के समय हम सब लोग मौजूद हैं और उनका कॉन्फिडेंस, उनके चेहरे पे जो चमक है वो दर्शाती है कि कितना बड़ा विश्वास जनता ने उनको दिया है, आशीर्वाद दिया है और तीसरी बार उनको देगी। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 400 पार एनडीए के, चूंकि आप भी उसके घटक दल हैं, क्या आपको लगता है कि ये बस हवाई है? नहीं, देखिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य हम सब के लिए तय किया गया है और ख़ास तौर से देश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और दक्षिण भारत में जहां आपको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। एक तुलना हो रही है कि राहुल गांधी का जब नामांकन हुआ था तो उनके सहयोगी दल, आपके तो पुराने दोस्त अखिलेश, ये लोग भी नहीं दिखे थे और आज जब मोदी जी आए हैं तो प्रॉब्लम वही है, वो पूछते नहीं है लोगों से, तालमेल नहीं बना पाते हैं। ये एक बेहतर तालमेल का संकेत है और सम्मान जब आप देंगे तो उसका आपको एक नतीजा भी आपको दिखाई देगा। तो जयंत चौधरी को आपने सुना और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एनसीपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी बनारस आए हुए हैं और मोदी जी के नामांकन के लिए। एक इमेज की बात चर्चा हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने जब नॉमिनेशन किया तो उनके साथ लोग नहीं थे और इधर मोदी जी के साथ पूरा परिवार था एनडीए का। भाई देखिए, ये सशक्त एक गठबंधन है एनडीए का मोदी जी के नेतृत्व में और सामने है इंडिया अलायंस
कितनी पार्टियां, कौन उनका नेता, क्या उनका कार्यक्रम, क्या उनकी एकता, ये सारे सवाल ये अपने आप में ही आज का ये नामांकन उसको प्रमाणित करता है। और देश की जनता का भी उत्साह, आज वाराणसी में तो उत्साह है ही है, लेकिन यही प्रकार का उत्साह हमने महाराष्ट्र से लेकर हर राज्य में जहां पर प्रचार हो रहा है, चिंता महाराष्ट्र को लेकर ही हो रही है। हमने देखा महाराष्ट्र में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में भी 40 का आंकड़ा पार बड़े सहजता के साथ हमारी महायुति एनडीए का गठबंधन करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में 2 साल में जो हमने काम किया है, 10 साल में मोदी जी ने काम किया है, उस काम का सम्मान महाराष्ट्र की जनता करेगी। मिशन 45 सक्सेस होगा। हम लोगों का सौभाग्य का दिन था कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है ये अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। और वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार नामांकन कर दिया है। वहीं लोगों में प्रधानमंत्री के लिए जबरदस्त उत्साह वाराणसी में देखा गया। और नामांकन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा पूजन किया और उसके बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरवी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वाराणसी के दशवमेध घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ गंगा पूजन किया। पीएम ने गंगा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया। उसके बाद पुष्प अर्पण करते हुए गंगा की आरती की। लोग इन्वॉल्व हो गए। गंगा पूजन के बाद पीएम मोदी क्रूज पर सवार हुए और यहां से सीधे नमो घाट पहुंचे। यहां कुछ पल बिताने के बाद पीएम ने काल भैरव मंदिर जाकर काशी के कोतवाल के दर्शन किए और पूजा की। काल भैरव के दर्शन और उनकी अनुमति लेने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया। काल भैरव बुरी शक्तियों के विनाश से जुड़े हैं, जो उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली देवता बनाता है। भक्त बुरी ताकतों से सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए काल भैरव को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। और बाबा काल भैरव मंदिर के पुरोहित ने बताया कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कैसे पूजा कराई। देखिए, आज उन्होंने गंगा से ही आके दर्शन स्नान करने के बाद तब काशी में उन्होंने काशी में बाबा काल भैरव का दर्शन किया और माता गंगा बाबा विशेष पूजा भी आपने कराई, क्योंकि समय कम था, नामांकन विशेष परिस्थिति है। परिस्थिति थी, इसीलिए हम लोगों ने जो पूजा था उसको कम से कम समय में अच्छा से पूजा कहते हैं। क्या क्या उसमें होता है? क्या विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि राजा के हाथ से अगर पूजा होता है तो पूरा विश्व इसका सुखमय होता है। तो इसीलिए वो विश्व कामना के लिए और विश्व में सुख शांति बना इस्तेमाल हुआ उसमें ये हुआ कि उनको कपूर की आरती कराई गई, तेल उतार के अगर किसी प्रकार का बाधा हो, क्योंकि अगर राजा अगर मस्त है तो पूरा देश खुशहाल होता है। तो राजा हमेशा आनंद से रहे, इसलिए उनके ऊपर से तेल उतार के उसको डाला गया और उसके बाद कपूर आरती कराई गई। भगवान का इनके हाथों से माला अर्पण करा के बाबा के चरणों में पहनाया गया और इनको बाबा की तरफ से, मंदिर की तरफ से इनको ये आशीर्वाद दिया गया कि आप बाबा करें कि आप हमेशा मंगलमय। सवाल ये बताइए, काल भैरव ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? अरे बाबा के हम लोग पेशकार हैं, तो बाबा अपने पेशकार के जरिए ही आशीर्वाद दिलाते हैं।
और पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों की डिटेल भी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। कुछ प्रस्तावकों से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता, जरा सुनते हैं। आपका आशीर्वाद, उनका स्नेह भी। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सोनकर जी बताइए कैसे आपको जानकारी मिली? बस सुबह ही आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक बना हूँ। तो आपका जुड़ाव कैसे हुआ मोदी जी से कि मोदी जी ने आपको ही चुना? मैं बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कई पदों पे भी रहा हूँ और इस समय वाराणसी जिले का जिला महामंत्री हूँ दूसरी बार। पूर्व में अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और जिला कार्य समिति में रहा हूँ। कई चुनाव के अधिकारी मंडलों का रहा हूँ, तो लगातार पार्टी के लिए काम करता हूँ। और एक भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता वाली पार्टी है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम करती है। एक उन्होंने इसी बहाने एक सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश की, इसका एहसास तो होगा आपको? अभी हमने कहा ये बात कि भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो, चाहे किसी, सबका सम्मान करना जानती है। तो जिस तरीके से इस बार 4 प्रस्तावक दिए गए, गणेश्वर शास्त्री जी को सब जानते हैं, सोनकर जी हो गए, कुशवाहा जी हो गए, बैजनाथ पटेल जी हो गए, तो ये 4 प्रस्तावकों के जरिए जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी का बदलता स्वरूप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया सामाजिक समीकरण कि वो 2014 में जब आए थे, जब पहली बार, तब उन्होंने मदन मोहन मालवीय के पोते जस्टिस गिरधर मालवीय को उन्होंने बनाया, छन्नू लाल मिश्रा को बनाया, यहाँ काशी के डोम राजा को उन्होंने प्रस्तावक बनाया और इस बार भी उन्होंने एक नए सामाजिक समीकरण के साथ एक नई कहानी और नया संदेश देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। आपने सुनी प्रस्तावकों से पंकज झा की बातचीत। और बाबा काल भैरव मंदिर आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा आरती भी की है और इस बीच एनडीए के जो नेता हैं उनसे बातचीत हो रही है। रामदास आठवले कुछ कह रहे हैं। हम नहीं मानेंगे हार, हम नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार। तो 400 पार हम सीटें करेंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, ये एनडीए के नेता कह रहे हैं। और हम आपको बता दें और भी यहाँ पे नेता हमारे साथ हैं, जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं। जयंत जी, आप नॉमिनेशन से आए हैं, क्या माहौल लगा, क्या तैयारी है, क्या टारगेट आप लोग का? इस बार तो टारगेट ही बड़ा है आप लोग का। टारगेट लक्ष्य बड़ा ही रखना चाहिए। बनारस पवित्र पावन भूमि है, पावन, और यहाँ पूजन के बाद नामांकन प्रक्रिया आज प्रधानमंत्री जी ने पूरी की है। अब वो कार्यकर्ताओं के बीच हैं और हमारे लिए सौभाग्य है कि आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न दलों के जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, सब लोग इस मौके पे साथ हैं। पूरा एनडीए एकजुट है और यहाँ चिराग पासवान भी हमारे साथ हैं। चिराग जी, मुझे 20 तारीख का बोला। चिराग जी, नॉमिनेशन से आप लौट के आ रहे हैं प्रधानमंत्री के, अपने पीएम उम्मीदवार के, क्या माहौल नजर आया? बनारस तो पूरा मोदीमय है, भगवामय है। भाई बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक थोड़ी है। और जिस तरीके से पूरा गठबंधन आज एक साथ है, यही हम लोग की ताकत भी है, हम लोग की एकजुटता। जहाँ एक तरफ बटा हुआ विपक्ष है, तो वहीं हम लोग का पूरा अलायंस एक साथ, और यकीनन हम लोग 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो एनडीए जो है 400 के लक्ष्य को पार करेगा। हमारे साथ हरदीप पुरी भी है। हरदीप जी, पूरा एनडीए का कुनबा लेके आप प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में गए थे, क्या माहौल नजर आया आपको? भाई माहौल तो अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, वो तो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत जोश है। और आज जो फीडबैक आ रहा है, ठीक है, हमारे जो पहले जो 3 फेजेस में हुआ, चौथी फेज़ में, और मैं समझता हूँ 5वें, 6ठे, 7वें फेज़ में उसको बढ़ेगा आगे। पुराने चुनाव में, पिछले चुनाव में भी हमारा स्ट्राइक रेट बड़ा हाई था। पर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि अब 96.88 करोड़ आपके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वोटिंग नंबर्स बढ़े हैं, कई कंस्टिट्यूंसी में 1-2 लाख बढ़े हैं और वोटर टर्नआउट अच्छा है, ठीक है। इस सिचुएशन में जो फीडबैक आ रही है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा से, तेलंगाना से, आंध्रा से, तो अब मैं समझता हूँ कि आने वाले जो 4 जून को आप और हम फिर बैठेंगे, ये तो आपका काम है रिजल्ट्स को एनालाइज करना, और हम आपके साथ बैठेंगे तो बहुत टॉप क्लास रिजल्ट होगा।
सर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से बात कर रहे हैं, तो वही राहुल गांधी अपने छोटे छोटे रील्स बना रहे हैं, यूट्यूबर से बातचीत कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री रियल बात कर रहे हैं और राहुल गांधी रील्स पे भरोसा कर रहे हैं। नहीं, वो करेगा, जितनी आदमी किसी व्यक्ति की समझ हो वैसे ही काम करेगा ना। अब राहुल गांधी, अब यहाँ पे बात हो रही है हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व भर में तीसरे स्थान पर लाने की, वो बात करा क्या सेंसस पे। हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन को मजबूत करने की, ओबीसी वो पता नहीं क्या है, फॉल्स नैरेटिव दे रहा है। इनका एक वो इंटेलेक्चुअल मेंटर भी है पेट्रोडा जी, वो पता नहीं क्या क्या बातें किसके साथ हमारा रिश्ता जोड़ रहे थे, भूल गए। 7000 वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता है, और ये हमारी जो सिविलाइजेशन है। तो मैं समझता हूँ आने वाले बहुत अच्छे आंकड़े होंगे। और रील वर्सेस रियल पे क्या बोले प्रधानमंत्री? रियल इंटरव्यू दे रहे हैं, राहुल गांधी रील्स पे डिपेंडेंट है। मंत्री रियल यशस्वी लोगों के लीडर है, दुनिया भर में लीडरशिप मांगी है, ये अभी वो रील वाली गेम खेल रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा राजेश के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी9 तो फोन करता हूँ, आप 5 मिनट बात कीजिएगा। तो आनंद को आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम एनडीए के नेताओं से बातचीत की है और यहाँ पर जिस तरह से चिराग पासवान कह रहे थे कि पूरी वाराणसी इस वक्त जोशो खरोश में डूबी हुई है। प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए नामांकन हो चुका है। और इस बीच आपको बता दें, बाबा काल भैरव मंदिर आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा आरती से शुरुआत की आज के दिन की, और इस दौरान मौजूद पुरोहित ने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी ने वही हमने प्रार्थना की, हमने जो संकल्प कराया वो संकल्प का उद्देश्य था केवल हमारा जो भारतवर्ष है, जो हिंदू राष्ट्र है, उसके उद्देश्य से जो भारतवर्षीय हमारे लोग हैं आसेत हिमाचल पर्यंतर, वो सभी लोग आरोग्य हैं, निरोग रहें, संपन्न रहे, धन धान से संपन्न रहे, हर जगह भारतवर्ष विजयी हो, श्रेयस्कर हो और भारत के सभी शत्रुओं का नाश हो, सब लोग ऐक्यमत्य प्रदान हो, सब लोग एक हो। इसी उद्देश्य से कितनी देर तक प्रधानमंत्री ने पूजा की यहाँ पे? पूजा उन्होंने करीब बोला गया है कि 5 से 6 मिनट के अंदर करना है, लेकिन उनका श्रद्धा भाव के अनुसार पूजा तो थोड़ा और विस्तार हो गया। तो उनका इतना धूप में भी उन्होंने आके 42 जिक्र में किया, पूरे श्रद्धा भाव से किया, पूर्ण रूप से पूजन हुआ है। इसमें गंगा सप्तमी का कितना महत्व है आज के दिन जो प्रधानमंत्री जी? सप्तमी, अगर हम काशीवासी और भूमि में हम हैं, हिंदू हैं, तो गंगा सप्तमी का हमको विषय खुद ही हमको समझना चाहिए। आप लोगों से कुछ बात भी की? उनका जो मन रहा वो बता रहा कि वो प्रसन्न है और वो और कुछ करना चाहते हैं, वो और उत्सुक दिख रहे थे कि और कुछ करना है। और आज गंगा सप्तमी का पवित्र दिन है। आज गंगा सप्तमी के दिन को ही पीएम मोदी ने नॉमिनेशन के लिए आखिर क्यों चुना? क्या है गंगा सप्तमी का महत्व, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 लोक से न्यारी काशी की धरा पर आज पीएम मोदी ने अपना नामांकन किया। नक्षत्र विज्ञान के जानकारों का मानना है कि आज गंगा सप्तमी के दिन अद्भुत संयोग बना है। यही वजह है कि मोदी ने आज ही नामांकन किया। वैदिक विशेषज्ञों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन पुष्य नक्षत्र का योग है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में सर्वोत्तम माना गया है। चंद्रमा बृहस्पति के मिलन से गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग में विजय प्राप्ति का शुभ मुहूर्त होता है। वहीं गंगा सप्तमी का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है क्योंकि आज के दिन ही गंगा शिव की जटाओं में पहुंची थी। इसी दिन राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार हुआ। विष्णु जी का एक पैर ब्रह्मा जी के सामने आया। ब्रह्मा जी ने जल से श्री विष्णु के चरण की पूजा की। इस दौरान श्री विष्णु के चरण से जल हेमकुंड पर्वत पर जा गिरा। ये जल गंगा के रूप में शिव की जटाओं में समा गया। गंगा अनंत काल तक भगवान शिव की जटाओं में रही। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह खास दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा पूजन के दौरान मौजूद पुरोहितों ने बताया कि आज किस पद्धति से पूजा की गई। गंगा सप्तमी के दिन पूजा करने से क्यों मनोकामना पूर्ण होती है, ये बताया, सुनिए जरा। ये जो हम लोग की दाक्षिणात्य पद्धति है गंगा पूजन करने का, उसमें जो है सबसे पहले हरिद्रा डाल करके जल से मांगलिक स्नान करा करके उसके बाद दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इससे पंचामृत स्नान से पूरा करके पुष्प से अर्चन करके नैवेद्य करके आरती दिखा देते हैं। और ये कितने देर की पूजा अर्चना होती है और इस पूजा अर्चना की क्या खासियत होती है? ये 10 से 15 मिनट की पूजा होती है। इससे सभी कामनाएं, भोग, मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री जी को हमने कलऊ गंगैव केवलम, कली में माँ गंगा प्रत्यक्ष देवी हैं। आज तो पुण्य दिन है पूरे भारत के लिए। आज गंगा सप्तमी का पुण्य दिन है। कलऊ गंगैव केवलम, कली में माँ गंगा प्रत्यक्ष देवी बताया गया है। हम जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वो पूर्ण तुरंत होता है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने में हमारी देश के जितने भी सर्वे भवन्तु सुखिनः जो संकल्प है
400 पार का ऐसा पूर्ण हो, ऐसा हम लोग ने वेद मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया और माँ गंगा से प्रार्थना किया, निश्चित ही वो संकल्प परिपूर्ण होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दौरान वाराणसी की सड़कों पर समर्थकों की भीड़ नजर आई। टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे ने उनसे बातचीत। हम लोग तो यहाँ बचपन के बासिंदा, हमें खुद काल भैरव मंदिर के लगे के रहने वाले हैं। जो पूरी विकास हुआ यहाँ, कभी ऐसा बदला विकास हुआ जी सर, विकास हुआ है बहुत ज्यादा। मोदी जी से अच्छा कोई कभी नहीं किया था, नहीं करेगा। को मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मौका देना चाहते हैं? नहीं। तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ एक सांसद के तौर पर मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं? 100% क्या है, जाल बिछा दिया पूरे देश में। जितनी सड़कें बिछेंगी उतना ही विकास होगा। तो बनारस की सड़कें, बनारस में कॉरिडोर, बनारस में बिजली, पानी, व्यवसाय कुछ बेहतर हुआ कि नहीं? बनारस में जब से कॉरिडोर, आम आदमी की आमदनी आज दुगनी से तिगनी हो चुकी है। मतलब कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई है। नहीं आज महंगाई है नहीं। कोई बनारस वालों को मोदी जी चाहिए या कोई और चाहिए? मोदी जी चाहिए। मोदी। एक नारा दिया गया है 400 पार वाला, वो पूरा हो रहा है कि नहीं? बनारस % पूरा हो रहा है कि नहीं? वाराणसी से आपने देखा लोगों का जोश। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी यूपी के रायबरेली में और राहुल गांधी के लिए डोर टू डोर चुनावी कैंपेन कर रही हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली के लोगों से सीधे संवाद कर रही हैं, उनके घर जा रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें रायबरेली की हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार और अपने भाई राहुल गांधी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। इस घर में जब प्रियंका गांधी पहुंची तो घर के सभी लोग उसी कमरे में जमा हो गए जिसमें प्रियंका गांधी बैठी थी। घर के हर सदस्य से उन्होंने बात की। इसी दौरान एक महिला ने उनसे चुनाव नहीं लड़ने की वजह पूछ ली। आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर मैं भी लड़ूंगी संगठन फिर कौन चलाएगा? रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली सीट पर लड़ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत के लिए कांग्रेस पार्टी जमकर प्रचार कर रही है। प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। वो खुद लोगों से मिल रही हैं, उनसे बात कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील कर रही हैं। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का सोमवार देर रात निधन हो गया। 72 साल के सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे। सुशील मोदी के निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया। सुशील मोदी गले के कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है कि लंबे समय से जिस व्यक्ति ने बिहार में संघर्ष किया, विद्यार्थी जीवन से और लगातार संघर्ष करके पटना से विधायक बनना, पार्टी के मुख्य सचेतक, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के विरोधी दल के नेता और सभी सदनों के सदस्य भी रहे। सुशील मोदी पिछले 5 दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय थे। उनके सहयोगियों और मित्रों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सुशील मोदी कई प्रकार के गुणों से परिपूर्ण थे। एक तो मैं जो देखता था, जो काम अपने हाथ में लिया उन्होंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा किया। दूसरी जो खासियत है वो विषय की गहराई में जाते थे और गहराई में जाने के लिए किसी से भी जानकारी इकट्ठा करने में कोई संकोच उनको नहीं होता था। और सुशील मोदी ने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। यही वजह है कि बिहार और बिहार से बाहर के नेता उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया, डिप्टी सीएम के रूप में काम किया, जीएसटी के पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें सब कमेटी के वो अध्यक्ष थे। तो अब ऐसे व्यक्ति जो पटना के विधायक रहे, मेरे मित्र रहे, बड़े भाई रहे, वो चले गए, ये कोई जाने की उम्र नहीं थी उनकी। मैं बहुत आघात हुआ है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। एकदम से इतनी बड़ी घटना घट जाएगी इसकी कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी। पहली बात तो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, इसी की ही जानकारी सार्वजनिक तौर पर कुछ समय पहले आई और देखते देखते आज वो हम लोग के बीच नहीं है। इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है।
मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध मेरे पिता की वजह से बहुत करीबी, बहुत नज़दीकी रहे। मेरे पिता ने और आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक साथ लंबे समय तक साथी की तरह, सहयोगी की तरह दोनों ने काम किया। उस नाते मेरा भी उनसे एक अभिभावक के तौर पर परिचय रहा। और मुंबई के घाटकोपर इलाके में कल धूल भरी आंधी चलने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिर गया यहां पर, जिसकी चपेट में आकर 14 लोगों की जान चली गई। बीती रात मुंबई में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज आंधी बड़े हादसे की वजह बन गई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में करीब 17,000 स्क्वायर फीट का होर्डिंग अचानक पास के एक पेट्रोल पंप पर गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, पेट्रोल पंप पर 70 से 80 लोग मौजूद थे। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें बुलाई गई, जो रात भर बचाव अभियान चलाती रही। अभी मैक्सिमम कैजुअलिटी सब निकल चुका है। एक लाल कलर की कार है जिसमें मालूम नहीं हो रहा है, चपक गई है, बट अभी तक उसमें कैजुअलिटी है या नहीं है मालूम नहीं है। लास्ट कैजुअलिटी हमने 6 बजे के आसपास में निकाला है। रेस्क्यू अराउंड 80 के आसपास में लोगों को किया है, 60 to 80 के बीच में, और जिसमें से 57 लोगों को सुबह ही कर लिया था, शाम में 6 बजे के आसपास में। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो आज सुबह का है, जिससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी भयावह थी। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौजूद है। होर्डिंग के नीचे दबी गाड़ियों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। बड़ा हादसा हुआ और 14 लोगों की जान चली गई। मुंबई हादसे पर TV9 भारतवर्ष से बोले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद दी जा रही है। घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी कराई जा रही है। घाटकोपर में जो हुआ उसमें क्या करें, दर्दनाक जो हादसा हुआ घाटकोपर। मैं खुद वहाँ गया था। वहाँ के जो मृतक है उनके परिवार को शासन मदद करेगी 5 लाख रुपए। जो घायल है उनका पूरा इलाज शासन करेगी। ये होर्डिंग जिसने लगाया था उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और टोटल जितने भी होर्डिंग है उसका स्पेशल ऑडिट किया।